तो होता क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मैंने बताया था कि 6 to 10 स्टेप्स के बाद ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये 2-2 करके बनेंगे, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, यानी कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। और हमने बात की थी यहाँ पे आपके पास नेट गेन एटीपीज़ का होता है 8 एटीपीज़, ठीक है, 8 एटीपीज़ बनता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए कितने एटीपी बनते हैं, तो दैट वुड बी 2 एटीपीज़, ठीक है, 2 एटीपीज़ बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और 2 NADH बनते हैं जो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करके बनाते हैं 6 एटीपीज़, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसीलिए आई वाज सेइंग कि प्लीज़ चेक ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब हमारे पास यहाँ पे पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। दोबारा से ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रेब्स साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो पायरुवेट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि ATP यूटिलाइज होगा, यहाँ पर ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पार्शली सही है, पार्शली गलत है। होता क्या है, ये जो पायरुवेट है ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जा सकता। ये पायरुवेट पहले कन्वर्ट होता है एक दूसरे कंपाउंड के अंदर, जिसे एसिटाइल को ए कहते हैं, एसिटाइल को ए, ठीक है, और फिर ये कंपाउंड जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, फिर बनाता है ATP, NADH और भी क्या FADH, इस तरीके से एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो ATP डायरेक्टली क्रेब्स के अंदर नहीं जाएगा, ATP पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए के अंदर और फिर जाता है क्रेब्स के अंदर। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या ये कन्वर्जन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है या ये कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है? ध्यान से सुनिए, ये कन्वर्जन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए के अंदर, और फिर ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से होता है। समझ लो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, ये आपके पास ये जितना भी है ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब पायरुवेट अंदर आया, एक मिनट, ये आपका साइटोप्लाज्म है, समझ लो यहाँ पर ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे हो रही है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से बन रहा है पायरुवेट। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स है, याद रखिएगा। अगर पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों के दोनों कन्वर्ट होंगे एसिटाइल को ए के अंदर। तो कितने एसिटाइल को ए बनते हैं, यहाँ की बात कर रही हूँ, 2 एसिटाइल को ए बनते हैं और ये दोनों क्रेब्स के अंदर जाता है। अच्छा, वापस आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, बनते हैं 2 पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर। ये दोनों के दोनों पायरुवेट जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये पायरुवेट आ गया आपके पास। मैंने आपसे कहा था पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H3O8O3। पायरुवेट के साथ अटैच होता है एसिटाइल ग्रुप, OA ग्रुप, और 2-3 और चीज़ें भी होती हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ़र, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल OA के अंदर, ये एसिटाइल OA के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिलीज़ होते हैं 2 NADH, यहाँ पर रिलीज़ होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर रिलीज़ होते हैं 2 NADH, ठीक है। 2 NADH यहाँ पे रिलीज़ होता है, एक पायरुवेट के अंदर 2 NADH रिलीज़ होते हैं, यानी कि 2 पायरुवेट के अंदर 4 NADH रिलीज़ होंगे, ठीक है। हम लोग अभी 2 की बात करेंगे, फिर आगे जाके जब हम लोग पूरी कैलकुलेशन करेंगे जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग एक की ही बात करते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। पायरुवेट आया, कुछ भी नहीं किया, एसिटाइल कोई के अंदर कन्वर्ट किया, 2 NADH निकले, सही है। बस अब इस
एसिटाइल कोए को हमें यहाँ पे आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, यहाँ पे चल रही है क्रेब्स साइकिल, ये एसिटाइल कोए चला जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर और यहाँ पे निकल के आएगा ATP, NADH, FADH और ATP। अब ये जो NADH FADH है इसे हमें निकालना होगा ATP, तो ये दोनों चले जाते हैं यहाँ पे। इस तरीके से प्रोटीन्स की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली होती है, ये जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से निकल के आता है ATP। तो अब बात करेंगे हम क्रेब्स साइकिल की। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल CoA इज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, जब आप काउंट करोगे ATP टोटल कितने बने हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो आप ये जो यहाँ पे NADH रिलीज हो रहा है ये वाला, ये NADH आगे जाके ATP बनाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो ATP भी हम क्रेब्स साइकिल के अंदर काउंट करेंगे। सही है, याद रखिएगा कन्वर्जन इज़ ए पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये जो कन्वर्जन रिएक्शन है पायरुवेट का इनटू एसिटाइल कोए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अब ये जो क्रेब्स साइकिल आप यहाँ पे देख रहे हो इस फोटो के अंदर, ये मैं आपको एक स्टेप करके समझाऊंगी। इट्स ईजी बट द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कंपाउंड के नाम, बट अदरवाइज इट्स मैटर ऑफ कंसेप्ट। और बहुत आसान है क्रेब्स साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो पहले तो याद रखिएगा कन्वर्जन पार्ट होता है क्रेब्स साइकिल का। उसके बाद जो एसिटाइल CoA बनता है, कन्वर्जन के बाद एसिटाइल CoA बनता है, ये एसिटाइल CoA जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। सही है, एसिटाइल CoA हमें पता है 2 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे हमने लिखा था ना पहले 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल CoA। अब जब एसिटाइल CoA जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, अच्छा यहाँ पे पायरुवेट जो था वो 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, जब पायरुवेट कन्वर्ट हुआ तो वो 2 कार्बन एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब ये जो अभी तक एसिटाइल CoA अंदर आया क्रेब्स साइकिल के, और ये रिएक्ट होता है एक पहले से पड़ा हुआ कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलोएसिटेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, यानी कि 4 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये मिलाएंगे तो ये बनाएंगे एक 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, उसका नाम है सिट्रेट। यानी कि एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड when reacts with 4 कार्बन oxaloacetate it forms citrate, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सिट्रेट बना है क्रेब्स साइकिल की एक अच्छी बात ये है कि आपको याद करने में इसलिए आसानी हो जाती है लाइक, क्योंकि 2 कंपाउंड के जो नाम है आपस में बहुत रिजेंबल करता है। जैसे सिट्रेट है, इसके बाद वाला जो कंपाउंड है वो उससे मिलता जुलता नाम है। सिट्रेट के बाद बनेगा फिर से एक 6 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। एक मिनट, ओके, हाँ, ये हमारे पास जो आइसोसिट्रेट बना है ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो देख रहे हो आप, सिट्रेट है, उसके बाद आइसोसिट्रेट रिजेंबल हो रहे हैं नाम। अब ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा एक और कंपाउंड के अंदर जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूकारेट। अल्फा कीटोग्लूकारेट, अब जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूकारेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो यहाँ पे निकलती है दैट एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करके कन्वर्ट करते हैं NAD को NADH के अंदर। तो आइसोसिट्रेट एक 6 कार्बन कंपाउंड था। अब एक जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला है तो 6 - 1 वुड बी 5, तो यानी कि अल्फा कीटोग्लूकारेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूकारेट एक ऐसा कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल के अंदर जो कि अच्छा ये 5 कार्बन हो गया। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके आगे और पीछे सेम होता है, सेम चीज़ होती है। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और यहाँ पे भी NADH बनेगा। ठीक है, तो ये याद करना आपको आसान हो जाएगा क्योंकि अल्फा कीटोग्लूकारेट के आगे भी और पीछे भी दोनों साइड पे सेम ही चीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH निकल रहा है। सही है, अल्फा कीटोग्लूकारेट को आप याद कर सकते हो ऐसे कि मतलब देखो नाम ही इतना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि समथिंग कट कीटो। तो
कैटाबॉलिज्म से काटने से ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो इस वजह से इसके आगे पीछे दोनों सेम रिएक्शन होगा। अच्छा उसके बाद 5 कार्बन, अच्छा एक और हमने CO2 निकाला, तो जो अब कंपाउंड बनेगा दैट विल बी 4 कार्बन, सही है, सक्सीनिल OA बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा 4 कार्बन। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन था, हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकाली तो बना 4 कार्बन, सक्सीनिल CoA। अब फिर से मैंने कहा था कि नाम आपस में रिजेंबल करते हैं दो कंपाउंड के। अब सक्सीनिल CoA, इससे आगे जो नाम है वो आसान है, सक्सीनिल CoA से बनेगा सक्सीनेट, ठीक है, और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। जब सक्सीनिल CoA कन्वर्ट होता है सक्सीनेट के अंदर, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है उससे हम लोग GDP से GTP बना लेते हैं। अब GTP क्या है, कुछ भी नहीं है, GTP भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, जैसे NADH होता है, FADH होता है, लेकिन GTP की खास बात ये है कि ये वहीं पे ही ADP को ATP में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि जो GTP बराबर होता है एक ATP के, ठीक है। अब ATP हमें पता है दो तरीके से बनता है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यानी कि डायरेक्टली ATP बनेगा, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 ATP डायरेक्टली बन रहे थे तो वो सबस्ट्रेट लेवल से बन रहे थे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्टली ATP बनता है, फॉर एग्जांपल NADH हो गया, FADH हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये आगे जाके ATP बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और वहाँ पे ATP बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये जो आप ATP यहाँ पे देख रहे हो जो GTP से बना है, ये वाला ATP ऑक्सीडेटिव नहीं है, ये वाला सबस्ट्रेट है, क्योंकि ये डायरेक्टली बन गया। GTP की खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाता, ये वहीं पे ही बना लेता है। तो अगर क्रेब्स में आपको पूछे कि सबस्ट्रेट लेवल ये वाला ATP सबस्ट्रेट लेवल है या ऑक्सीडेटिव, तो आप बोलोगे सबस्ट्रेट, क्योंकि डायरेक्टली बन गया ATP, सही है। अच्छा अब क्या होता है ये सक्सीनेट, अब ईजी, अब तो बहुत ईजी है। सबस्ट्रेट सक्सीनेट से बनता है फ्यूमारेट, अब F से फ्यूमारेट, और यहाँ पे F से ही कंपाउंड निकलेगा FADH, यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नाम आपस में रिजेंबल करते हैं, फ्यूमारेट से बनता है आगे मैलेट, ठीक है। फ्यूमारेट पर याद रखिएगा 4 कार्बन कंपाउंड है, तो मैलेट भी 4 कार्बन ही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने उसके बाद से नहीं निकाली, तो 4 कार्बन ही चल रहा है अभी तक। मैलेट से फिर बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट, सिंपल है। अब क्योंकि ये साइकिल ख़त्म होने वाली, तो हमने सोचा क्यों ना एक और NADH निकाल लें, तो यहाँ पे हमने एक और NADH निकाल लिया। सही है। तो अब तुम देख लो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एसिटाइल CoA जो है, ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, सही है। एसिटाइल CoA 2 कार्बन है, वो रिएक्ट करता है 4 कार्बन से, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि पहला कंपाउंड कौन सा होगा सिट्रेट के अंदर, सॉरी क्रेब्स साइकिल के अंदर जो बनता है, तो वो कौन सा होगा, सिट्रेट होगा, ठीक है। फिर सिट्रेट से आगे जाके ये सारे चीज़ें बनेंगी, तो ये सेम ही ये आप जो ग्राफ देख रहे हो फोटो के अंदर, ये सेम ही चीज़ है, मैंने आपको बस यहाँ पे समझा दिया है। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे MCQs की। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको कंपाउंड से ज़रूरी नहीं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन कंपाउंड से नहीं आते, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एनर्जी काउंट से कि ATP कितना बन रहा है, NADH कितना बन रहा है, तो वो हम लोग अभी कर लेते हैं। तो हमें अब क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है ATP काउंट, यानी कि टोटल ATP कितना बन रहा है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि 3 NADH बना, देखो 3 NADH बना क्रेब्स साइकिल के अंदर, आप काउंट कर लो, और एक FADH बना और एक ATP बना, जो कि अभी हमने GTP से बनाया। तो ये टोटल ATP बनता है, मतलब ये टोटल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सही है। अब हमें पता है पायरुवेट कितना निकल रहा था, 2 पायरुवेट निकल रहे थे, ठीक है। 2 पायरुवेट से कितने, 2 एसिटाइल CoA बनेंगे। तो जब 2 एसिटाइल CoA अंदर, ये हमने जो क्रेब्स साइकिल यहाँ पे डिस्कस किया है, ये एक एसिटाइल CoA का बना है, तो ये जो मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे हैं, ये एक एसिटाइल CoA, एक पायरुवेट है, तो 2 पायरुवेट के कितने होंगे, आगे जाकर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए एक पायरुवेट का निकालो। अब हमें पता है कि 3 NADH बन रहा है क्रेब्स साइकिल के अंदर, सही है। एक NADH बराबर होता है 3 ATP के, ठीक है। तो 3 NADH बराबर होंगे 3 3 ज़ा 9, यानी कि 9 ATP बनेंगे 3 NADH से। उसके बाद एक FADH बराबर होता है 2 ATP के, तो कितने ATP बनेंगे,
2 ATP बनेंगे FADH से और 1 ATP तो आ ही रहा है। तो यानी कि टोटल यहाँ पे 9 + 2 + 1 वुड बी 12 ATP बन रहे हैं पायरोवेट से। एक पायरोवेट से 12 ATP बन रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सुनो, अभी ये बन रहा है क्रेब्स साइकिल के अंदर, लेकिन कन्वर्जन के अंदर 2 NADH निकल रहा था। ये 2 पायरोवेट का लिखा हुआ है बेटा, तो 2 पायरोवेट से 2 NADH निकलता है। अब 2 NADH से कितना ATP निकलेगा आप करके देखो। 2 NADH से कितना ATP निकलेगा? 2 3 6, यानी कि 6 ATP निकल रहा है कन्वर्जन से। 2 पायरोवेट की कन्वर्जन से 6 ATP निकल रहा है, ठीक है। ये निकल रहा है कन्वर्जन से, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट से। 2 पायरोवेट की कन्वर्जन इनटू एसिटाइल कोए से हमें देती है 6 ATP। और ये जो आप 12 ATP देख रहे हो, ये एक पायरोवेट से निकलता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये जो साइकिल है, इससे 12 ATP निकलता है। एक पायरोवेट की बात कर रही हूँ। तो 2 पायरोवेट से कितना निकलेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 ATP। सही है। अब 24 को जब आप प्लस करोगे 6 के साथ करके देखो, इट वुड बी 30 ATPs, यानी कि 30 ATP निकलते हैं एक क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। यानी कि टोटल ATP आपसे पूछेगा कितने निकल रहे हैं, तो 30 ATP निकल रहे हैं टोटल क्रेब्स साइकिल के अंदर। सही है। ये वाले जो ATP आप देख रहे हो, 9 ATP 2 ATP, ये एक पायरोवेट से निकलेंगे। जो ATP निकलेगा NADH से और FADH से वो होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो निकलेगा डायरेक्टली वो होगा सबस्ट्रेट, जो कि एक ATP निकल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको पूछेगा कितना ATP निकल रहा है सबस्ट्रेट लेवल, तो आप बोलोगे 2 ATP, क्योंकि एक निकल रहा है एक पायरोवेट से, तो 2 पायरोवेट से 2 ATP निकलेंगे। सही है। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपको एनर्जी मॉलिक्यूल्स के हवाले से।